बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, 9वीं जमात के नताइज की अगर बात करें तो 45% कामयाब इसमें स्टूडेंट हुए हैं। इसके ऊपर क्या वाकई ये काबिल कबूल है? 45% अगर रिज़ल्ट की बात करें 100 में से 45% स्टूडेंट कामयाब हुए हैं, ये कितनी कामयाबी है या ये नाकामी है? इसके ऊपर भी बहस कर लेंगे, बात कर लेंगे कि इतने 45% हमें वाकई समझना चाहिए कि ये काबिल कबूल है या फिर ये नाकामी है। इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। नहम का जो नया सिलेबस है उसमें कुछ मामलात ख़राब हैं, ये भी बात करेंगे। सॉरी, सलाब की अगर बात करें तो सलाबी सूरत हाल में कई स्कूल भी बंद हैं, तो क्या ये सिलेबस पूरा पढ़ा पाएंगे? और इसी तरह जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की जानब से जो है वो कुछ डिसिप्लिन शुरू किए गए हैं नए। इससे पहले तो मैट्रिक साइंस और आर्ट्स में थी, लेकिन इसके बाद तकरीबन 7 के करीब नए डिसिप्लिन शामिल किए गए हैं, जिसमें मैट्रिक टेक की भी बात करेंगे, बाकियों के ऊपर भी बात करेंगे। मैट्रिक टेक शुरू तो किया गया, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि अभी तक जो स्कूलों के अंदर लैब जो है वो मुकम्मल नहीं की गई, बल्कि है ही नहीं। तो ये कैसे सारा कुछ होगा? आज के जो गेस्ट हैं मेरे साथ मौजूद है काशिफ शहजाद चौधरी साहब, सूबाई सदर पैक्ट और PTU के जो है वो सूबाई सदर हैं, और राना लियाकत अली साहब हैं, वो जनरल सेक्रेटरी टीचर यूनियन पंजाब हैं। वेलकम कहते हैं राना साहब आपको। और लाहौर रंग के नुमाइंदे अवैस गुज्जर साहब जो कि एजुकेशन की बीट करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी उनकी राय लेंगे। वेलकम कहते हैं वैस गुज्जर साहब आपको। सबसे पहले वैस ये बताओ कि नहम नताइज के जो है वो जो नताइज आए हैं सामने, जो नहम के रिज़ल्ट आया सामने, इसको आप कैसे देखते हैं? 45% क्या ये कामयाबी है? बिल्कुल राना साहब, मियाँ साहब, हम देखते हैं अगर पिछले 5 से 10 सालों का रिज़ल्ट 9वीं क्लास का या 10वीं क्लास का, हमेशा जो है वो 9वीं क्लास का रिज़ल्ट जो है वो हमें कम ही मिलता है रेशो में। इसी तरह से जब हम फर्स्ट ईयर की क्लास में जाते हैं, 11वीं जमात की तरफ जाते हैं, तो उसकी रेशो भी जो है वो हमें नहीं, ये पिछले सालों के साथ अगर कंपैरिजन करें तो ये अच्छा है या बुरा रिजल्ट है? उसी तरह का ही है, कोई चेंज नहीं आया, कोई फ़र्क नहीं। तालीमी इस्लाहात लाई जा रही हैं या जिस तरह से काम किया जा रहा है उसके ऊपर, बूटी माफिया के खिलाफ जा रहे हैं या उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। ये चीज़ें जितने मर्जी उन्होंने बेहतर से बेहतर मामला करने की कोशिश की, उसके बावजूद जो है वो रिजल्ट में कोई खातर जो है वो हमें इजाफा जो है वो देखने को नहीं मिला या बेहतरी देखने को नहीं मिली। इसके पीछे हम अगर रीज़न्स की बात करते हैं तो वो रीज़न्स इसके पीछे बहुत सारी आ जाती हैं, जिसमें ये छुट्टियों के मामला अगर बात कर लेते हैं, छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो स्टूडेंट्स अपना जो है वो सिलेबस नहीं कवर कर पाते। तो गर्मी भी ज़्यादा होती है ना, अगर गर्मी ज़्यादा तो फिर छुट्टियां की जाती हैं। गर्मी ज़्यादा हो या सर्दी ज़्यादा हो, क्योंकि जिस तरह से मौसमी हालात इस वक्त पाकिस्तान में तब्दीलियाँ चल रही हैं माहौलियात के हवाले से अगर बात करते हैं, तो उस लिहाज से जो है वो गर्मियों की छुट्टियां भी जो है वो जिस तरह से इस साल भी 3 महीने की छुट्टियां जो है वो मुकम्मल की गई हैं। 1 सितंबर के बाद स्कूल खोले गए हैं, लेकिन वो भी कम स्कूल खोले गए हैं कि जहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ पे अभी तक जो है वो स्कूल ओपन नहीं हो सके हैं। इसी तरह से जब सर्दियों की तरफ जाते हैं तो पहले 8 दिन की 7 दिन की छुट्टियाँ होती थी 25 दिसंबर के बाद ओनवर्ड, लेकिन अब वो भी जो है वो तकरीबन 1 महीने से 1.5 महीने तक जो है वो चली गई हैं। उसके अलावा जो वज़ीर तालीम के अंदर याद की जानिब से या महकमा तालीम की जानिब से हफ्ते और इतवार की छुट्टी जो है उसमें ऐड कर दी गई सरकारी स्कूलों में। हफ्ता और इतवार बच्चों को छुट्टी दे दी जाती थी, 5 दिन वर्किंग के होते थे। उसमें भी टीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो टीचर्स को मुख्तलिफ जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो साइन कर दी जाती हैं। किसी भी तरह की पोलियो मुहिम शुरू होती है उस हवाले से। तो ये सारा कसूर किसका है? 45% तो बहुत कम है। इसका पूरा हम असाजा के ऊपर तो इसको ब्लेम नहीं दे सकते। इसका असाजा भी उतने ही कसूरवार हैं जितना हुकूमती पॉलिसीज़ है। हुकूमत जो हमारी पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं ना, उन्होंने जो है वो इसमें देखा ही नहीं है, ना उनको स्टेक होल्डर को इसमें शामिल किया जाता है। साजा का क्या रोल है इसमें? इस ज़रा मेरे साथ बैठे हुए हैं तो इनसे मैंने बात करनी। साजा की इसमें आप गलती समझ लें, नाकामी समझ लें, नाकस कारकर्दगी क्या है? असाजा की भी अगर हम बात करते हैं तो असाजा भी हम जिस तरह से पेपर चेकिंग के दिन आते हैं उस लिहाज से भी इनको मेरे हिसाब से, मैं अपनी अगर ओपिनियन देता हूँ तो ये इनसे मुखालफत भी कर सकते हैं उस हवाले से। सवाल करेंगे? हाँ बिल्कुल। अगर जब इनकी ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं तो ये चाहें तो ड्यूटीज़ नहीं भी कर सकते, लेकिन कुछ असाजा को मैंने देखा है कि वो खुद जो है ना वो ड्यूटीज़ लगाते हैं कि हमें यहाँ पर आना नहीं पड़ेगा। जिस तरह से ज़्यादा ड्यूटी किस में जाते हैं टीचर्स, ड्यूटी किस में लगवा लेते हैं? ड्यूटीज़ जिस तरह से पेपर रीचेकिंग के दिन आते हैं उसमें भी हम कह सकते हैं, जब पेपर्स हो रहे होते हैं उस दौरान भी जो है ना खुद असाजा जो है वो अपनी मर्ज़ी से भी ड्यूटीज़ लगाते हैं। लेकिन कुछ असाजा तो अपने जगह पे भी जो है वो टीचर्स रख के हमारे जो है वो पढ़ा रहे हैं। नहीं, अगर साजा वहाँ पे पेपर चेक नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? पेपर्स चेक करने के लिए बोर्ड को जो है वो कोई हमला हाल करना चाहिए, यहाँ देखना चाहिए कि यहाँ पे असाजा की कमी है। असाजा की तो पहले हमारे तमाम सरकारी स्कूलों में जो है वो तो फिर इनकी गलती नहीं है, वो तो फिर इंतज़ामिया की गलती है, हुकूमत की या महकमे की गलती समझ लें।
दोनों वही तो मैं कह रहा हूँ, मैन पावर रखे हुकूमत नहीं। और हमारे महकमा पंजाब और असाजा दोनों की ही मैं कसूरवार। बिल्कुल ठीक है जी। काशिफ शहजाद साहब बताएं क्या कहेंगे इसके ऊपर? आपके सामने रख दिया कि जिम्मेदार आप भी हैं, हुकूमत भी है और महकमा भी है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी है। अच्छा मियाँ साहब, इसमें पहले तो मुझे ये बता दें कि 45% नतायज जो नहम के आए हैं, आप इससे मुतमिन है कि इतना ही होना चाहिए या स्कोर इससे ज़्यादा भी होना चाहिए? अच्छा, सबसे पहली बात तो इसमें यह है मियाँ साहब के जो नहम जमात का रिजल्ट होता है ना, वो रिजल्ट किसी जगह पे एक फाइनल स्टेज का या टर्मिनल क्लास का रिजल्ट नहीं होता जी। हमारे यहाँ बड़ी एक परसेप्शन कायम कर दी गई है कि जी नहम जमात में रिजल्ट गलत आ गया, बच्चे का कम आ गया, बच्चे फेल हो गए। नहम जमात में बच्चा फेल नहीं होता। नहम जमात के अंदर जब बच्चा पिछले 8-9 साल पढ़ के आ रहा होता है और बगैर किसी इम्तिहान के, वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं, वो पिछले 8-9 साल एग्जाम तो होते हैं ना स्कूलों नहीं, में। एग्जाम बस एक रूटीन का मैटर होता है, उसमें पास फेल की पॉलिसी नहीं चलती, बस पास की पॉलिसी चलती है, फेल की नहीं। उसमें आप प्राइवेट सेक्टर को देख लें तो हर बच्चा ही पोजीशन होल्डर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर को देख लें तो फेल कोई नहीं होता। और फिर जब आप इसका कंपैरिजन करते हैं कि जी प्राइवेट सेक्टर का नहम का रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा है गवर्नमेंट सेक्टर के साथ, तो प्राइवेट सेक्टर जो दो उसके अंदर इश्यूज हैं कि प्राइवेट सेक्टर एक तो उस 9वीं जमात को 2 साल पढ़ाता है, वो 8वीं जमात को स्किप करके बच्चे को प्री 9th के नाम पर पूरा साल पहले ही पढ़ाना शुरू कर देता है। 2 साल पढ़ाने के बावजूद अगर वो हमारे रिजल्ट से 10% ऊपर जाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ उनकी हमसे बहुत बड़ी नाकामी है। और इसी तरह से जब जो दूसरा इसके अंदर इशू होता है कि वो बच्चा प्राइवेट सेक्टर के अंदर दाखिला टेस्ट दे के बाकायदा दाखिल होता है, ठीक है, वैसे वो बच्चा बिठाते नहीं है क्लास में। ठीक हो गया। ठीक है, हमारे यहाँ हमें तो कोई जाते जाते बच्चा पूछ ले कि मैंने पढ़ना चाहता हूँ तो हम तो उसे पकड़ के बिठा लेते हैं भी भाई दाखिला। नहीं, लेकिन ये आप भी काम शुरू कर दें, वो तो देखिए मेहनत कर रहे हैं, अगर दाखिला टेस्ट होता है तो वो आप भी करें ये काम। अगर हम ये काम इसके अंदर शुरू करेंगे ना, तो जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, आपको पता है वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर इसी काम के ऊपर गवर्नमेंट स्कूल भी हम ये काम शुरू कर देंगे तो वो बच्चे तो मैट्रिक में दाखिला भी नहीं लेंगे। बहुत सारे लोग तो पहले नहीं पढ़ रहे, फाइनेंशियल क्राइसिस इतने हैं लोगों के कि लोग स्कूल छोड़ जाते हैं। अभी मेरे अपने स्कूल्स के अंदर से जब छुट्टियों के बाद हमने बच्चों को फ़ोन किए तो कई वालिदैन कह रहे हैं कि जी हमने तो बच्चों को काम पे डाल दिया, छुट्टियों में नहीं पढ़ाना चाहते। और इसी तरह कुछ बच्चे, एक नया इशू अब क्रिएट हुआ है, अब अफगानियों को जब आप वापस भेज रहे हैं तो कई बच्चे अफगानी थे जो कहते हैं हम तो मुल्क ही छोड़ गए, वो चले गए। वो इनरोलमेंट के ऊपर भी असर पड़ता है उसका। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हम टेस्ट लेके बच्चे बिठाना शुरू कर देंगे तो हमारे ऊपर कदगन आ जाती है कि जी आप बच्चा दाखिल क्यों नहीं करते। हमारी इंक्वायरियाँ शुरू हो जाती हैं, लोग शिकायतें करते हैं कि जी बच्चा दाखिल नहीं करते, ये फलाने। यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमने बच्चे बिठाने हैं। और 9th के ऊपर जो मैं बात कर रहा था कि ये टर्मिनल रिजल्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो 2 मज़ामीन के अंदर 9th के अंदर उसकी सप्ली आ गई है, आप उसको फेल ना कहें, आप सप्ली कह लें उसको, यानी उसमें ये होगा कि वो 10th में कम है। मैं बताने सप्ली भी कवर करे अच्छे नंबरों के साथ और दूसरे सब्जेक्ट जो बोर्ड के कवानीन है ना, अगर 9th में एक बच्चे की सप्ली आ गई है 2 मज़ामीन में, 3 में, 4 में, 5 में आ गई है ना, तो जो बोर्ड के कवानीन हैं वो ये कहते हैं कि बच्चा 9th के उन मज़ामीन का पेपर दिए बगैर अगर उतने नंबर 33% नंबर 9, 10th दोनों में सिर्फ 10th के पेपरों में हासिल कर सकता है तो वो बच्चा पास है। यानी एक बच्चे के उर्दू में नंबर आ गए, फॉर एग्जांपल 100 नंबर का पेपर है तो उसमें पासिंग मार्क्स चाहिए थे उसको 33, बच्चा 9th में उसके नंबर आए 30, 3 नंबरों से वो कम है उसके पास होने से। अब वो 10th के अंदर 9th का दाखिला ही नहीं भेजता और 10th के अंदर वो 36 नंबर ले जाता है तो वो दोनों के नंबर मिला के वो बच्चा पास है। तो आप कैसे 9th के रिजल्ट को बुनियाद बना के कोई सज़ा दे सकते हैं किसी को? वो अब इन्हीं में से आप सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो एक मजमून में फेल हैं। अब बच्चे ये भी देखते हैं, बच्चों को ये समझाया भी जाता है कि अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, एक सब्जेक्ट का पेपर आपकी समझ में नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री से बहुत सारे बच्चे भागते हैं, तो उन्हें यह समझाया जाता है कि आप पेपर ही छोड़ दें। ठीक है, ये भी किसी एंड पे समझाया जाता है कि 10th में जाके आप जब पेपर देंगे उसकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो यही रिजल्ट मैं बात पूरी कर लूँ। नहीं, ऐसे नहीं है ये। वो बच्चा, उन बच्चों ने लेनी होती है पोजीशंस, आगे लेने होते हैं दाखिले, तो बच्चे मेरिट कॉन्शियस होते हैं। आजकल के वालिदैन भी देखते हैं कि नंबर कितने आए हैं, तो बच्चे को एक सब्जेक्ट जब इतने 9 साल वो बगैर किसी इम्तिहान को दिए हुए, पास फेल हुए बगैर 9th क्लास में पहली दफ़ा बोर्ड के इम्तिहान में बैठता है तो बहुत बड़ा प्रेशर होता है उसके। प्रेशर होता है।
और उसके अंदर अगर एक बच्चे को एक पेपर मुश्किल लग रहा है ना, तो बच्चा उस पेपर को स्किप करना चाहता है, वो कहता है मैं 10वीं में 7 दे दूंगा दोबारा। नहीं तो अब काशिफ बच्चा साहब वही इसका मैं- ये मैं बस थोड़ी सी 5वीं बात- और 8वीं क्लास भी बोर्ड की ना रखी जाए फिर मैं बोर्ड का वही इम्तिहान। बात ये मुकम्मल कर लूं। अब होता क्या है, वही बच्चा जो 9th में आपको लगता है कि एक मजमून में फेल है, सैकड़ों बच्चे हैं ऐसे, वो बच्चा जब 10th में जाता है तो वो 900,000 से ऊपर नंबर ले जाता है, 9th का पेपर भी दे के दोबारा अच्छे नंबर ले जाता है। वो एक तजर्बे में से गुजर के जब 10th में आता है, अब उसका जब इकट्ठा रिजल्ट बनता है वो 10th में जाके बनता है, ठीक है। जिसकी बुनियाद पर उसे आगे दाखिला मिलना है। तो ये मैनेजमेंट भी बच्चों की होती है, अपनी असातिज़ा की भी मैनेजमेंट होती है कि बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है, पहली दफ़ा का प्रेशर है, तो वो कोई 9th का, मैं समझता हूँ कि ये 45% रिजल्ट आपको 10th में जाके 90% से ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए कोई बड़ा इशू नहीं है। जो बात आप कर रहे हो 5वीं और 8वीं का, 8वीं का किसी बिल्कुल दौर ले में लें, मेरा बोर्ड का रहा है इम्तिहान, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन जिस तरह पहले होता रहा उस तरह का इम्तिहान नहीं होना नकल और सारा कुछ चलता था उसमें काम। उसके अंदर आप पेपर इस तरह का बनाते हैं कि वो किताबों में से सवाल ही नहीं आते बच्चे को। या तो आप अपना कैरिकुलम जो है उसी बुनियाद पे क्रिएट करें, उसी बुनियाद पे बच्चों की तैयारी कराएं, उसी बुनियाद पे असातिज़ा की ट्रेनिंग्स करवाएं। नहीं काशिफ और साहब, फिर फिर उसी बुनियाद पे आप अगर कंसेप्ट के ऊपर आ रहे हैं, रटा सिस्टम से जान छूट रही है, तो फिर अच्छी बात है ना। तो मियां कंसेप्ट साहब, कॉन्सेप्ट से पहले उसका जो कोर्स आउटलाइन है, जो आपकी किताबें हैं, वो भी उसी कॉन्सेप्ट को बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए होनी चाहिए। ये नहीं ना कि अच्छा, आप 5वीं और 8वीं का आप कहते हैं कि होना चाहिए, बिल्कुल होना क्वालिटी चाहिए। एग्जाम बोर्ड का लेकिन हो तो फिर क्वालिटी कितनी एग्जाम क्वालिटी हो जाएगी। क्वालिटी एग्जाम होना चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने कंसेप्चुअल बेस्ड एग्जामिनेशन लेना है, ठीक है। आप उसको दूसरे कहते हैं कि जी हमने फलाने सिस्टम के बिल्कुल मुताबिक ठीक है। बनाना काशिफ तो आप साहब इसको ब्रेक बिल्कुल- ले लेते हैं, ब्रेक के बिल्कुल बाद इसको राणा लेके- लियाकत अली साहब के पास जाते हैं और दोबारा बात करते हैं इस मामले के ऊपर। वेलकम बैक नाज़रीन। राणा लियाकत अली साहब, ये बताएं कि 9वीं क्लास के अगर नतायज की बात करें, 45% के ऊपर आपने बात की और काशिफ साहब ने इसके ऊपर बात की है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि सरकारी स्कूलों का रिज़ल्ट जो है वो 45% है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में बताया जा रहा है कि 10% ज़्यादा है, 55% के करीब या 7% ज़्यादा है। तो ये क्या वजह है कि वहाँ पे आपका मुकाबला, आप कोई मुकाबला नहीं कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो सिस्टम है, इससे पहले कंपोजिट होता था कि जब कोई तालिब इल्म 9th क्लास में प्रमोट होके आता था तो वो पहले 9th का एग्ज़ाम अलग नहीं देता था, क्योंकि जब बच्चा 8वीं से 9वीं क्लास में आता है ना, तो उसके सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिफरेंस हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। कि पहले वो सिर्फ जनरल साइंस पढ़ता था 8वीं में और मैथमेटिक्स पढ़ता था। अब उसको जब वो आया 9वीं में, उसको फिज़िक्स अलग से, केमिस्ट्री अलग से, बायोलॉजी अलग से। अब जब उसके ऊपर ये बोझ पड़ता है इन 3 सब्जेक्ट का, वो तकरीबन 6-7 माह तक इसी तजज़्ज़ब का शिकार रहता है कि मैं इनको छोड़ के आर्ट्स की तरफ चला जाऊं। लेकिन उस्ताद मेहनत करके उसको उन्हीं सब्जेक्ट में तैयार करता है। नहीं, ये मुश्किल होता है, इसलिए स्टूडेंट चाहता है कि आर्ट्स की तरफ चला जाए। मुश्किल होता है इसके लिए कि देखें ना, बहुत सारे बच्चे जो है ना, आज भी आपके बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते, कई बच्चे फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, कई बच्चे केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि हमारी 8वीं जो क्लास है, 7वीं क्लास में, उसमें ये सब्जेक्ट पढ़ाए नहीं जाते बच्चों को। वहां पर तो एक सब्जेक्ट जनरल साइंस का, जिसमें चंद एक चीज़ें जो है ना उनको बताई जाती हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। हाँ, प्राइवेट स्कूलों का एक तो वो प्री क्लासेस का आगाज़ कर लेते हैं, हम अप्रैल में करते हैं, वो जनवरी में कर लेते हैं, 3-4 माह उनको वहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर है, इस साल हमारा जो 9वीं का बच्चा था वो तकरीबन 5.5 लाख अपीयर हुआ है पूरे पंजाब में, और प्राइवेट सेक्टर में 3 लाख अपीयर हुआ है। यहीं पर डिफरेंस आ गया। फिर उनके पास ये ऑप्शन होता है कि जो बच्चा स्कूल क्लास टेस्ट में पास नहीं हो रहा होता, उसको वो उसका दाखला रोक लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल में ये कि जितने बच्चों का हमने दाखला भेजा है, हमने इन सबको अपीयर करवाना है, खुदा ना खास्ता। नहीं, क्या वजह, अगर कोई बच्चा गैर हाजिर है तो उसका दाखला तो फिर नहीं जाना चाहिए। ये सब अगर अटेंडेंस कितने फीसद आपकी है, हम देखें कितने फीसद अटेंडेंस हो तो फिर दाखला जाता ये है। सब ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम उसको खारिज करते हैं ना, तो फिर हमारा वो ड्रॉप आउट की शक्ल में चला जाता है। वो कहते हैं ये बच्चा स्कूल क्यों छोड़ गया। नहीं, फिर क्वालिटी तो नहीं है फिर। क्वालिटी, हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में जब आपने 9वीं में एडमिशन लेना है ना, तो आपने बकायदा ये DPS है, सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल है, ये क्रिश्चियन स्कूल है, आप बच्चा दाखिल करवाने के लिए चले जाएं।
वो कभी भी टेस्ट के बगैर आपका बच्चों को दाखिल नहीं करेंगे, और उस टेस्ट में बच्चे के अगर 70% नंबर होंगे तो देन वो आपको 9वीं में दाखिला देंगे, अदरवाइज वो 9th में आपको दाखिला ही नहीं देंगे। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक तो बच्चे वो होते हैं जो हमारे पास 8वीं में प्रमोट होते हैं, जिनको 8वीं तक हमने किसी एग्जाम में फेल नहीं किया होता, इसलिए कि ये बच्चे खुदा न खासा तालीम छोड़ के कहीं चले ना जाएं। वैसे तो वालिदैन महंगाई की वजह से भी अपने बच्चों को जो है ना वो स्कूलों से उठा के काम पे डालते हैं, किसी टेक्निकल वर्क पे डालते हैं। इसकी एक वजूहत नहीं है। दूसरी वजूहत ये है, राणा साहब आपको ये नहीं लगता कि प्राइवेट स्कूलों की अगर बात करें तो उनका आपस में कंपटीशन होता है और स्कूल चाहते हैं कि उनके बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिजल्ट आए, क्योंकि फिर उन्हें मार्केट में पता चलता है, फिर लोग वहाँ पे जाकर दाखिला लेते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों का आपस में कंपटीशन नहीं है। मियाँ साहब बात यह है रिसोर्सेज की। प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्सेज हैं, वो आपके बच्चे की फ़ीस में AC चार्जेस भी लेते हैं और डेवलपमेंट चार्जेस भी लेते हैं, एनुअल चार्जेस भी लेते हैं, एग्जामिनेशन चार्जेस भी लेते हैं। हम क्या लेते हैं? 20 रुपीज़। उसमें से बिजली का बिल भी आपके अदा करते हैं। अखराजात तो फोर्ड गवर्नमेंट फिर करेगी ना भाई हमारे अखराज गवर्नमेंट किस चीज़ की है? एजुकेशन तलीम की अगर बात करें या फिर सेहत की बात करें तो ये तो मुफ्त फराहम करना है 90% गवर्नमेंट ने। स्कूल के असाजा जो हैं बिजली का बिल या अपनी जेब से अदा करते हैं या मांग तांग के। इसका बजट का मसला है आपका? जी बजट का मसला, वसाइल का मसला है। वसाइल का मसला है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है ना उसके नारे तो बहुत बुलंदबाग दावे होते हैं, अहदाफ भी बड़े ऊंचे होते हैं, लेकिन यूं ही वो चलते हैं। अब देख लें इस साल वजीर तालीम ने बड़ी मेहनत की कि मैं स्कूलों में क्लासरूम की जो शॉर्टेज है या जो डेंसिस बिल्डिंग है उनको पूरा कर लूँ। उसके लिए उन्होंने 100 अरब रुपया मांगा, मिला कितना? 40 अरब रुपए। 40 अरब। और अब आ गया सैलाब। अगर आप पिछले 2010 के सैलाब में चले जाएं और 2022 के सैलाब में चले जाएं तो आपने तो उन स्कूलों को रिहेबिलिटेट अभी तक नहीं किया। तो अब आपके स्कूल जो टोटली तौर पर 100 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं कि जो बिल्कुल टोटली तौर पर तबाह हो गए हैं, और उसके साथ 3-4 हज़ार स्कूल ऐसे हैं कि जो पार्शियली डैमेज हुए हैं। तो ये 40 अरब तो उनकी तरफ चला जाएगा। आपकी क्लासरूम की और डैमेज स्कूलों की जो बिल्डिंगें हैं वो तो उसी तरह रहेंगी। अब आते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो मियाँ साहब 6 माह तक तो बच्चा अपने आप को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो मैथमेटिक्स है उसमें वो एडजस्ट ही नहीं कर पाता। 6 माह के बाद उसको जो दिन मिलते हैं, और अगर पूरे हम 365 दिन का अहाता करें तो प्राइवेट सेक्टर पढ़ाता है अपने बच्चे को 200 सवा 200 दिन, और हम पढ़ाते हैं तकरीबन 150 दिन। और 150 दिनों में भी उसमें मियाँ साहब हमने बोर्ड की ड्यूटी भी करनी है, सेंसस आ गया तो वो भी करना है, अगर पोलियो का है, कहीं बारदाने की तकसीम है तो वो भी करनी है। इसके अलावा कहीं पर भी आपको अफरादी कुव्वत की ज़रूरत पड़ी है तो हर डिप्टी कमिश्नर के जहन में एक ही सवाल है कि उस्ताद को लगा दें। कोई भी फंक्शन है उसके ऊपर भी उस्ताद ने जाना है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि इसके ऊपर सिर्फ इसका आपको एडिशनल मुआवजा मिलता है? एडिशनल मुआवजा, हाँ एडिशनल मुआवजे की बड़ी अच्छी बात की आपने। बोर्ड पूरे दिन का मुआवजा 800 रुपये देता है एक निगरान को, पूरे दिन की ड्यूटी का, और उसकी ड्यूटी होती है घर से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर, जिसके ऊपर 300 से 400 रुपये। और अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो ये लाजमी करनी है? लाजमी है? बिल्कुल, ये ड्यूटी लाजमी है। अगर हम इनकार करें तो हमें मुअत्तल कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, और नौकरी से बर्खास्त भी करने के लिए इकदाम उठाए जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो 45% रिजल्ट जिसके ऊपर आप उस्ताद को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ये उस्ताद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अवैस गुज्जर साहब ये बताएं कि आप राना लियाकत साहब की बात से एग्री करते हैं? अच्छा, राना साहब ने कहा कि सेंट्रल मॉडल स्कूल वो भी गवर्नमेंट है, ऐसे मैं पूछूंगा उन्हें इजाज़त क्यों मिली है कि आपने जब बच्चों का टेस्ट करना है और दाखिला करना है उनका टेस्ट जो है वो लाजमी लेना है? इस तरह का मसला है। वो ऑटोनमस बॉडी है, प्राइवेट। वो बकायदा बच्चों से 500 से 600 रुपये फीस भी ले रहे हैं। हाँ। अच्छा, वो एक ऑटोनमस बॉडी बनी हुई है, ऑटोनमस बॉडी। और उनके क्लास का हुजम जो है ना वो 35 बच्चों से या 40 बच्चों से ज्यादा नहीं है। हमारे पास तो 70, 80 बच्चे हैं। तो आप इसके ऊपर क्यों एहतजाज नहीं करते हैं? अगर हम जब टीचर्स अपने हकूक के लिए एहतजाज करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो बच्चों के लिए क्यों आवाज नहीं उठाते हैं कि बच्चों के लिए भी? ये सारी बातें आप जब हमारा चार्टर ऑफ डिमांड देखेंगे ना तो उसमें बहुत सारी चीजें हमने ऐसी लिखी होती हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करने के लिए ये गवर्नमेंट। राणा साहब आप देखें ना कि मैट्रिक टेक का आगाज किया गया, अच्छी बात है, लेकिन अभी फैसिलिटीज नहीं है। हाँ। तो आपने कभी अपने चार्टर ऑफ डिमांड में ये भी लिखा है? जी जी बिल्कुल। मैं मियाँ साहब देखें कि पहले तो बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ पर जो इस वक्त इंटरनेशनल एजुकेशन है ना उसके हिसाब से पाकिस्तान में तब्दीलियाँ नहीं की जाती।
जब इंटरनेशनली किसी एजुकेशन या डिसिप्लिन को निगलेक्ट कर दिया जाता है वो फिर पाकिस्तान में आ जाता है। अब ये टैक्स शुरू करने से पहले चाहिए ये था मौजूदा गवर्नमेंट को, अच्छा इनिशिएटिव है, ये ज़रूरी था कि हमने पूरी दुनिया का अगर मुकाबला करना है एजुकेशन में या अच्छे ह्यूमन रिसोर्स में, तो हमें ऐसे डिसिप्लिन लाने चाहिए जो एग्रीकल्चर बेस्ड हों, जो फैशन डिज़ाइनिंग बेस्ड हों, कंप्यूटर बेस्ड हों और हेल्थ बेस्ड हों, हेल्थ साइंसेज बेस्ड हों। लेकिन हमने इनको शुरू तो कर लिया है। अच्छा, अगर मैट्रिक टेक में भी रट्टा सिस्टम चलता है तो फिर क्या फ़ायदा है? नहीं तो ये चलना है मियाँ साहब, ये तो चलना है, ये तो बिल्कुल चलना है। इसलिए बिल्कुल मैं आपकी तरफ आता हूँ, इसलिए कि मैं आता हूँ आपने- आपकी तरफ। वैसे ये बता दें कि ये जो मैट्रिक टेक है इस वक्त ज़राए से हमें पता लगा है कि लैब ही नहीं है स्कूलों में, ये बात दुरुस्त है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम फैशन डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, वो टीचर ही इन्होंने कोई नहीं रखा कि जो एक स्पेशलिस्ट हो, उसे पता हो कि फैशन डिज़ाइनिंग में उन्होंने बच्चों को ये पढ़ाना है। अब यही राना लियाकत साहब और काशिफ साहब, जैसे काशिफ साहब की अगर कंप्यूटर उनकी स्पेशल बुक है तो वो बच्चों को अगर वो उनका लेक्चर दे देते हैं कि भैया आपने पढ़ानी है, तो वो जाकर बच्चों को क्या फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में बताएंगे। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसके बारे में उनके पास टीचर्स ही नहीं है। उनके पास वो टीचर्स नहीं है कि जिसके ऊपर पहले काम लोग कर रहे हैं। जिस तरह से कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें फिजिक्स के टीचर्स नहीं है, केमिस्ट्री के टीचर्स नहीं है। वही टीचर्स जिसने इस्लामियात पढ़ाता है वही जाकर मुतालिबा पाकिस्तान में पढ़ा रहा है, वही इंग्लिश पढ़ा रहा है। स्पेशलिस्ट टीचर नहीं है इनके पास, कोई स्पेसिफिक टीचर्स नहीं है इनके पास। टीचर्स की तो शॉर्टेज ही बहुत ज़्यादा है इनके पास। हाँ, हाई हिस्से में जो है ना, हाई हिस्से में इस वक्त हमें तकरीबन 9,500 टीचर जो है ना चाहिए हाई क्लासेस को पढ़ाने लगे। आप कहते हैं कि टेक की लैब, जो हमारे पास ऑलरेडी साइंस के बच्चे हैं उनको प्रैक्टिकल करवाने के लिए हमारे पास लैब नहीं है मियाँ साहब। 1229 स्कूल मुराद राज साहब के दौर में जिस तरह ये टेक शुरू किया गया, इसी तरह 1229 स्कूल अपग्रेड कर दिए गए और उनमें आज तक लैब नहीं बनी, टीचर ही नहीं है। अच्छा, ये भी काशिफ साहब आपके चार्टर ऑफ डिमांड में है, इतनी बातें कर दी हैं, टीचर्स की कमी है। पहले तो मुझे आप बताएं कि आपका शोबा कंप्यूटर का है, आप बता दें आपकी क्या कारकर्दगी है, क्या रिजल्ट है? अच्छा भैया, जब इसमें मैं जल्दी से आपको, मैंने ना हर डिवीजन का रिजल्ट जो है ना वो कंप्यूटर साइंस का ऑर्गेनाइज किया है, 9th और 10th दोनों का इस साल 2025 का। तो लाहौर डिवीजन की अगर बात करें तो 10th के अंदर हमारा रिजल्ट है कंप्यूटर साइंस का 94% और 9th के अंदर है लाहौर पूरी डिवीजन का जो लाहौर बोर्ड जिसको कहते हैं आप 81%। ये 9th की बात कर रहे हैं? की बात कर रहे हैं इसमें कंप्यूटर का। और इसी तरह आप फैसलाबाद बोर्ड की तरफ चले जाएं तो 10th का 96% है और 9th का 86% है। इसी तरह आप जो है वो मुल्तान बोर्ड की तरफ नहीं, तो फिर यहाँ पर भी तो वसाइल की कमी हो सकती है, लेकिन ये स्टूडेंट क्यों इतने 95% और 9th का 84%। इसी तरह आप प्रैक्टिकल नहीं आता होगा। साहिवाल बोर्ड की तरफ चले जाएं तो वहाँ 94% 10th का है, 9th का 81% है। डीजी खां बोर्ड की तरफ चले जाएं तो 10th का 95% और 9th का 82%। सरगोदा बोर्ड की तरफ चले जाएं तो 10th का 90%, 9th का 75%। गुजरांवाले बोर्ड की तरफ चले जाएं तो 10th का 91%, 9th का 75%। बिल्कुल अच्छा रिजल्ट है, ये तस्लीम करते हैं, अच्छा रिजल्ट है। बात ये है वजह क्या अच्छा रिजल्ट की, ये रिजल्ट आप देखें कि इस रिजल्ट के अंदर असातिज़ा की कमी अभी भी शदीद है कंप्यूटर साइंस के अंदर। मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर यहाँ पर कमी होने के बावजूद इतने फीसद रिजल्ट है और यही आप उधर दूसरी तरफ अगर बात करें 9th की तो आप कहते हैं कि वसाइल की कमी है। नहीं, इसकी मैं वही बताने लगा हूं कि 9th के अंदर 10th के अंदर एक कंप्यूटर टीचर है हमारे पास और वसाइल की कमी है ना, आपके जो टीचर्स की कमी है। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी होता है ना बच्चे का। मैं जैसे पहले बात कर रहा था कि कंप्यूटर साइंस आजकल जदीद सब्जेक्ट है, बच्चे का अपना जाती इंटरेस्ट भी उसके अंदर होता है। टीचर के इंटरेस्ट के साथ वो बच्चे को जब बताता है, गैजेट्स की बात होती है तो बच्चे आप कह रहे हैं इंटरेस्ट अच्छा है इसमें, इंटरेस्ट अच्छा है इस वक्त। अब जो सोचने वाली बात है मियां साहब वो ये है कि अगर आपका बच्चा इस वक्त स्कूलों के अंदर 90% बच्चा कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है और 10% बच्चा जो है वो बायोलॉजी पढ़ रहा है और 2% बच्चा या आर्ट्स पढ़ रहा है, तो आप क्या बच्चे को उसके मुताबिक उसके साथजा नहीं देने? आपने आपके 6ठी 7वीं 8वीं के अंदर कंप्यूटर साइंस कंपलसरी है पढ़ाने के लिए। टीचर पूरे पंजाब के अंदर चंद स्कूलों में है, चंद स्कूलों में टीचर हैं, टीचर ही नहीं है 6ठी 7वीं। लेकिन इंटरेस्ट लोगों का इधर है बच्चों अब आप कह रहे हैं कि 8वीं का आपने कंप्यूटर का पेपर भी लेना है, तो जहां टीचर ही नहीं है तो आप किसको पूछेंगे कि वो बच्चे नहीं पढ़ रहे सही तरह से? 9th 10th के अंदर बेशुमार स्कूल है, मैं गिना सकता हूं, वहां 10-10 15-15 सेक्शन है कंप्यूटर पढ़ने वाले बच्चों के और वहां टीचर एक है पूरे स्कूल में पढ़ाने वाला। आप और इसी तरह आप कंप्यूटर लैब्स की बात कर रहे हैं तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये लैब्स बनी थी हमारी 2005 में। हाँ जी, 2005 में।
ठीक। उसके बाद फिर 2009 में लैब्स बनी जो ज्यादा तादाद में बनी थी। इस वक्त लैब कंप्यूटर साइंस की पूरी है तकरीबन या कमी है अभी भी? मैं वही बता रहा हूँ, एक तो अपग्रेडेड स्कूलों में लैब नहीं है, 75% में लैब्स हैं, लेकिन वो भी अपग्रेडेड 75% स्कूलों में जो लैब्स हैं, 2009 में जो लैब बनी थी, मुझे बताएं अब कितने साल ऊपर, 16 साल हो गए हैं उस लैब को बने हुए। उसके तमाम लाइसेंसेज एक्सपायर हैं, उसकी डिवाइसेस एक्सपायर हैं, उसके सॉफ्टवेयर एक्सपायर हैं, और वो ज़बरदस्ती हम उनको जितने सिस्टम चल सकते हैं वो चला के काम चला रहे हैं। ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं, ये मैं समझता हूँ कि तजर्बात की बजाय इन चीज़ों को पूरा करना चाहिए। दूसरा आपका सवाल था मैट्रिक टेक का, उसके ऊपर मैंने बड़ा काम किया। मैं उसके हवाले से, आप मुझे 2 मिनट देंगे, मैं जी देता हूँ आपको पूरा उसका स्नैप। पहले मुझे सिर्फ सवाल भी लेने साथ कि अगर लैब नहीं है तो प्रैक्टिकल फिर कहाँ पे होंगे? यही तो बात है कि प्रैक्टिकल भी बस रटाजिज्म के तहत चलता है। फिर तो लैब्स आप पूरी देंगे तो प्रैक्टिकल बच्चे सीखेंगे। हम बच्चे को वो कॉपी बनवाते हैं, उसी से बच्चा सीखता है। थोड़ा बहुत कभी लैब में 2-4 बच्चे, 5 से ज़्यादा सिस्टम चलेंगे तो बच्चे लैब में बैठ के काम करेंगे ना। तो ये हुकूमत वक्त को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि वो तमाम लैब्स जो 16 साल पहले बनी थी वो अपग्रेड होने वाली हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये। जी जी। इसी तरह से आईसीटी के ऊपर आ जाएं, 4 टेक्नोलॉजीज हुकूमत ने नई शुरू कराई, बड़ा अच्छा कदम है। लेकिन इसके अंदर मैं समझता हूं कि वो जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स इनको ये काशिफ साहब एक सवाल ले लें, ये कितनी बात दुरुस्त है कि जो लैब बनी थी 16 साल पहले, आप कहते हैं उनकी केयर कितनी की गई? उनकी केयर पहले 3 साल की वारंटी थी, बहुत ज़्यादा 3 साल में केयर हुई उनकी। उसके बाद जब उनके, मुझे बताएं मियाँ साहब, लाइसेंस एक्सपायर हो गए सॉफ्टवेयर के। ठीक है। अब एक डिवाइस उसकी, एक हमारी है एन कंप्यूटिंग, वो डिवाइस ख़राब हो जाती है, वो 30,000 की डिवाइस मार्केट से मिलती है। तो स्कूल के पास तो बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, तो फंड किसने देना है? ठीक हो गया। ठीक, ये इशू है। अच्छा, रिटायर ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे, बहुत बड़ा नाम है, हमारे साबका अफसर भी रह चुके हैं, उन्होंने ये आईसीटी की इन्हें इंट्रोड्यूस करा के दिया सारा मैट्रिक टेक का प्रोग्राम, लेकिन यहाँ भी बच्चों के साथ जुल्म कर गए। तरीकाकार ये होता है कि आप लाजमी मज़ामीन के साथ 2-4 मेजर सब्जेक्ट बच्चे को देते हैं, बाकी आप चॉइसेस देते हैं कि 3 सब्जेक्ट बच्चा जो मर्जी अडॉप्ट कर ले। आपने कंपलसरी कर दिया उनके लिए, और फिर उनका और आम एक जो साइंस, कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स का डिसिप्लिन था, वो बच्चे अब लाजमी मज़ामीन के अलावा 4 मजमून पढ़ते हैं। मसलन अगर एक बच्चा मैट्रिक कंप्यूटर साइंस में कर रहा है, कंप्यूटर साइंस में, तो वो पढ़ेगा मैथ, लाजमी के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, 4 मजमून। जो बायो वाला है वो कंप्यूटर की जगह बायो पढ़ लेगा। मैट्रिक टेक टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाए तो जो बच्चा आईसीटी कंप्यूटर साइंस में दाखिला लेता है वो 4 की बजाय 5 मजमून पढ़ेगा। यहाँ भी एक मजमून बढ़ा दिया बच्चे का। अब वहाँ किस नाम पे बढ़ाया कि जी ये बेसिक साइंसेज हैं। ओ भाई, एक बच्चे ने कंप्यूटर साइंस में पढ़ना है, उसको मैथ और फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री पढ़ने की क्या ज़रूरत है? वो पीएचडी भी कंप्यूटर साइंस में करेगा, केमिस्ट्री का एक लफ्ज़ नहीं पढ़ना उसने। तो आपने उसको ज़बरदस्ती ठोंस दिया कि मैट्रिक में आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वो बच्चा पास होगा केमिस्ट्री में? फिर आप अगले साल कहेंगे ये बच्चे फेल हो गए। फिर उनका थोड़ा थोड़ा सिलेबस का आपने डिफरेंस डाल दिया। जब डिफरेंस डाल दिया तो हम उनको दूसरे बच्चों के साथ बिठा के पढ़ा नहीं सकते, हमें उनके लिए सेक्शन अलग क्रिएट करना पड़ता है। सेक्शन अलग करने का मतलब है कि उसका टाइम टेबल अलग होगा, उसका टीचर अलग होगा। फिर रिजल्ट बुरा आएगा तो फिर उस्ताद बुरा होगा। आपने ये सोचा ही नहीं। इसी तरह फैशन की तरफ चले जाएं, फैशन वालों को मुझे बताएं मैथमेटिक्स पढ़ा के क्या लेना है आपने उनसे? नहीं, तो ये डिसिप्लिन जो बनाए हैं, और इसमें जाहिर है कोई ना कोई माहिरीन बैठे होंगे, कोई माहिरीन नहीं किया गया होगा। ये खलाई मखलूक जो है ना इनकी, जो हर गवर्नमेंट में आ जाती है, ये वो माहिरीन है कि ये अच्छा इकदाम था इस गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा था कि उन्होंने साइंस आर्ट्स के साथ। राणा साहब, आपके ऊपर भी तो एक जिम्मेदारी आ रही होती है। अगर लैब नहीं थी तो आपने दाखिले करके शुरू क्यों करवाया? बात है ना, सबसे पहला मरहला होता है सिलेबस का मियां साहब, लैब तो अगला मरहला है। नहीं, लैब भी लैब होना भी एक बड़ा मामला है। मेरी बात सुने ना। नहीं, सिलेबस के ऊपर मैंने काम करके, राणा साहब गवाह हैं, मैं पीछे पीछे फिरता रहा, अफसरों को समझाता रहा कि सर मेहरबानी करें, इस पे नजरसानी कर लें, ये प्रोग्राम इतना कामयाब होगा। मिनिस्टर साहब को बताया कि इतना कामयाब होगा कि आपकी सोच से ज़्यादा कामयाब होगा, थोड़ी सी नजरसानी कर लें। लेकिन उन लोगों ने, जिन्होंने घेरा हुआ है, उन्होंने इस बात को सुनने ही नहीं दिया। और अब कौन लोग हैं जिन्होंने घेरा? अब जाके वही जो मैं बता रहा हूँ कि वो राणा साहब कह रहे हैं खलाई मखलूक। राणा साहब से सवाल कर लेना। राणा साहब, सवाल तो ये है कि अगर लैब वगैरह नहीं थी तो क्या आपने जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे आपके पास, जिनके प्रैक्टिकल होने थे, उनको आगाह किया था? जब उनके वालिदैन को आगाह किया था? अच्छा मियां साहब, बात यह है कि कोई भी जो डिसिप्लिन है ना, या एजुकेशन
में अगर कोई आप तब्दीली करना चाहते हैं तो पहले चाहिए ये है कि आप उसके ऊपर पूरा 1 साल जो है वो डिबेट करवाएं मुख्तलिफ माहिरीन से, प्राइवेट सेक्टर से भी, पब्लिक सेक्टर से भी, और पेरेंट्स को भी उसमें शामिल करें कि हम ये चीज़ जो है ना इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, तो क्या आप लोग इसको कबूल कर लेंगे? आपको शामिल किया गया नहीं किया गया ना, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। अगर यही प्रोग्राम नेक्स्ट ईयर से शुरू कर दिया जाता, पीछे फिरते रहे हैं हमारी। अच्छा मियाँ साहब, यही प्रोग्राम अगर नेक्स्ट ईयर से शुरू किया जाता तो इसकी लैब भी बन जानी थी, इसका सिलेबस भी अच्छा बन जाना था, और इसके साथ साथ वालिदैन को अवेयरनेस भी मिल जानी थी और उनको चॉइस मिल जानी थी कि हम अपने बच्चों को कौन से डिसिप्लिन में लेके जाएं। अब मैं ये समझता हूँ कि लाहौर में पढ़ने वाला जो बच्चा है, आप उसको एग्रीकल्चर की तरफ लेके जाएंगे तो उसके लिए आपके पास तो अब ज़रूरी ज़मीन ही नहीं रही लाहौर में। अगर यही सब्जेक्ट जो है इसको आप लोधरा में ले जाएं, आप उसको मुल्तान में ले जाएं, रहीम यार खां में ले जाएं, जहां पर आपको एग्रीकल्चर के वो तमाम आलात अवेलेबल हैं कि जो अगर आपको लैब भी ना बनानी पड़े, आप बच्चे को फील्ड में लेके आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी की। हाँ, जल्दी की। इसके ऊपर होना ये चाहिए था कि आप पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पेरेंट्स को जो है ना इसके ऊपर डिबेट करवाते, उसके बाद इसको नेक्स्ट ईयर से ले जाते और फिर कुछ स्कूलों में इसकी मॉडल लैब बनाते। मॉडल लैब बनाने के बाद उन बच्चों को वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करवाया जाता। अब फैशन डिज़ाइनिंग के लिए मियाँ साहब मुझे नहीं समझ आती कि जो आपने मैथमेटिक्स उसको दिया है वो क्या करेगा उसमें। उसको तो ये बताएं कि इसकी साइज़ जो है हमने किस तरह इंचज़ में लेना है, किस तरह मिलीमीटर में लेना है, किस तरह हमने डेसीमीटर में लेना है, और किस तरह इसकी कटिंग करनी है, किस तरह कटिंग के आलात हैं, किस तरह की सेविंग मशीनें आपके पास होनी चाहिए, वो नहीं है। और मज़े की बात मैं बताऊं कि ये हमारे एक सेक्रेटरी थे मलक अला बख्श साहब, ठीक है, उन्होंने भी अपने दौर में आज से 5-6 साल पहले जो है ना ये शुरू किया था, और उन्होंने जायका जापान की तरफ से कुछ आलात आए थे और हर ज़िले में उन्होंने 5-5, 10-10 स्कूलों में बड़ी मॉडल लैब बनाई थी। बदकिस्मती है कि उन तमाम लैबों को जंग लग चुका है। वहाँ पर मोटर मैकेनिक भी थे बच्चे, मोटरसाइकिल मैकेनिक भी उनको बताया जाता था, फिर उसके बाद एसी फ्रिज की रिपेयरिंग का भी बताया जाता था। इसी तरह कुकिंग के मुतल्लक भी जो था वो भी उनको सामान मुहैया किया गया था कि बच्चियों को जो है ना आप कुकिंग का जो है ना वो भी सिखाएं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट तब्दील होती है उसकी तमाम पॉलिसियां जो है वो बिल्कुल अगली गवर्नमेंट तब्दील कर देती है। नाज़रीन ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं और इसी सिलसिले के ऊपर इसी मामले के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अवैस गुज्जर साहब ये बताएं कि मैट्रिक टेक का आगाज़ किया गया डिसिप्लिन का, 6 माह गुजरने के बावजूद भी अभी तक जो है वो लैब ना बन सकी, तो ये आप क्या समझते हैं, किसकी गलती है, किसकी नाकामी है ये? अच्छा, ये तो सीधा महकमे पे भी बात आएगी क्योंकि उनको चाहिए था जिस तरह से पहले काशिफ तो इसके ऊपर साथ जो है वो राना लियाकत साहब ने कहा है कि जल्दी शुरू कर दी, बहुत जल्दी शुरू कर दी। इसके पहले वही कि पहले इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी, इनको जो स्पेसिफिक टीचर्स हैं उनको हायर करना चाहिए था, लैब्स जो है वो देनी चाहिए थी कि अगर हम ये आईसीटी का अगर हम शुरू कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, उसके ऊपर एक्सपर्ट चाहिए था। फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से हमारे पास एक्सपर्ट होना चाहिए था। अगर हम एग्रीकल्चर को लेके जा रहे हैं तो उसके लिए भी जो है वो हमारे पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए। नहीं, अमली तौर पर महकमा तालीम ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्यों नहीं इसकी इंस्पेक्शन की, क्यों नहीं देखा और बगैर सोचे समझे डिसिप्लिन शुरू करवा दिया, जिसका नुकसान होगा इसका बहुत ज़्यादा। इसका 9वीं क्लास का अगली दफ़ा रिजल्ट देखिएगा, जिस तरह इस दफ़ा 45% अगर आया है तो अगली दफ़ा जो है इससे बुरा आएगा, क्योंकि लोगों को, बच्चों को पता ही नहीं है कि हमने पढ़ना क्या है और टीचर्स को पता नहीं कि हमने पढ़ाना क्या है, क्योंकि उसके एक्सपर्ट्स ही हमारे पास नहीं होंगे। और 6 महीने का अरसा गुजर गया है। आप देखिए कि मार्च का अगर सेशन इनका स्टार्ट हुआ है तो अब सितंबर शुरू हो गया है, तकरीबन हाफ ये भी सारे 6 माह गुजर गए। अब इनके अगर बच्चों के मार्च में पेपर, मार्च अप्रैल में जाकर पेपर होंगे तो वो क्या पढ़ेंगे इसमें? इसके आगे सर्दियों की छुट्टियां आ जानी है 1.5-2 महीने की, इसमें हाँ अभी तक स्कूल बंद है। तो ये सारा इम्पैक्ट जो है ना वो बच्चों के रिजल्ट के ऊपर जाना है। वो फिर जाके वो जो सब्जेक्ट्स उन्होंने रखे होंगे उसके ऊपर जो है वो उनका गंदा या फेल हो जाए। नहीं, वैसे क्या इतना बजट भी नहीं है कि ये लैब बनाई जा सके कम से कम? हुकूमत के पास बजट के हवाले से बजट तो उनके पास चाहिए था पहले, जो कंप्यूटर लैब्स हैं जो कि एक खसूसी तौर पर पहले सब्जेक्ट स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिस तरह से 1229 उन्होंने बताया राना साहब ने कि ये स्कूल अपग्रेड कर दी है, उधर है ही नहीं है लैब्स।
पहले चाहिए था कि जिन स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स नहीं है वहाँ पे कंप्यूटर लैब्स दे के ना कोई एक प्रोग्राम जो है ना वो शुरू करवाते, जिस तरह से ICT का करवा लेते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। तो उनके पास होता है कि हमारे पास लैब्स मौजूद हैं, ये सब्जेक्ट हम लेके जाते, तो फिर कि अगली दफ़ा जब आइंदा बजट आता उसके अंदर जो है ना वो मजीद कोई एक आधा डिसिप्लिन जो है ना वो ले आते और उसके लिए जो है वो बजट मुख्तस कर देते कि ये बजट उन्होंने बगैर किसी भी सिलसिले के ये वाला शुरू कर दे। जिस तरह से बजट आया था कि हमने जो है ना ये चीज़ें जो है ना वो मुख्तस करनी, उसके अंदर ये मैट्रिक टेक का प्रोग्राम के लिए पैसे ही नहीं रखेंगे कि हमने ये शुरू करने हैं, इसके लिए हमारे पास जो है ना वो लैब्स होनी चाहिए, हमने टीचर्स इसके लिए हायर करने हैं या ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। उसके बगैर ही जो है ना वो उन्होंने डिसिप्लिन शुरू कर दिया है और टीचर्स के ऊपर जो है ना उन्होंने प्रेशर डाला है कि आप जो है ना इसके अंदर दाखिले करवाएं और उनको मजबूर नहीं काशिफ साहब टीचर्स ने दाखिले कर लिए हैं, उन्होंने कहा जी प्रेशर डाला गया। अब मुझे बताएं कि लैब तो है नहीं, तो कैसे इनका आप जब ये माजरत के साथ हमारे यहाँ जब कोई प्रोग्राम नया शुरू होता है ना, कोई भी नई पॉलिसी आती है, अफसरान हमारे जो है ना वो भाग भाग के उसको कामयाब शो कराने की कोशिश के अंदर बेड़ा गर्क कर देते हैं। इस दफ़ा मैट्रिक टेक के प्रोग्रामों के अंदर दाखिला कैसे हुआ है, ये भी एक लतीफ़ा है कि जब कहा गया हुकूमत की तरफ से या महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से जी अगले साल हमने मैट्रिक टेक में बच्चे दाखिल करने हैं, तो हर ज़िला बताए कितने कितने बच्चे दाखिल होंगे। तो हमारे अफसरान जो हैं ज़िली अफसरान वो भागे भागे 8वीं की क्लासों में गए, उन्होंने कहा जी 9वीं में दाखिला होना है, हाँ जी बच्चों हाथ खड़ा करो, ICT में कितने दाखिले लेंगे। बच्चों को क्या पता, उनकी बुला जाने क्या पढ़ना है आगे, क्या ICT क्या बुला है, सारे बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। बच्चे की काउंसलिंग ही नहीं की, काउंसलिंग ही कोई नहीं। उन्होंने कहा जी रात 24 घंटे के अंदर काउंसलर किसकी जिम्मेदारी है? मैं बताने लगा हूं ना कि 24 घंटे के अंदर आपने तादाद बतानी है कि कितने बच्चे ICT में दाखिल होंगे। उन्होंने कहा जी हाँ जी बच्चों, सारी क्लास ने हाथ खड़ा कर दिया। वो कुछ पहले मरहले में 3 लाख फिगर जमा करा दी गई स्कूल एजुकेशन को कि जी इस साल पंजाब में 3 लाख बच्चा मैट्रिक टेक पढ़ेगा। अच्छा होते होते जब दाखिले हुए, बोर्ड ने पोर्टल खोला तो वो बच्चे रह गए कोई 45-50 3 लाख से। हाँ जी, जब जो जेन्युइन दाखिल हुए। अच्छा लोगों को पता नहीं ना प्रोग्राम क्या है, और फिर प्रोग्राम के अंदर जो मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट बढ़ा दिए, अगर वो उसके ऊपर बात कर लेते तो आज ये दाखिला वाकई 3 लाख हो जाता। अच्छा फिर क्या हुआ, अब ये सूरत हाल है कि जब एक बच्चा 9वीं का देखता ना कि 7 वाली क्लास में ये भी 9वीं में है, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, मैं 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, वो बच्चा ज़हनी तौर पर दबाव में है। वो अब प्रेशराइज कर रहे हैं, वालिदैन बोर्ड की 2-2 3-3 हज़ार फीसें भर रहे हैं, इनके सब्जेक्ट चेंज करो कि ये टेक शक छोड़ो, जहाँ 4 मजमून है वो कंप्यूटर सादा वो वाला पढ़ना है हमने, वहाँ 4 हैं, वहाँ 5 पढ़ने, बच्चे को 5 पेपर देने पड़ेंगे, नंबर उतने ही है, नंबर उतने ही है टोटल। तो टेक वालों को तो फिर ज्यादा मेहनत करके टेक वालों के 5 मजमून हो गए। मैं वही तो बता रहा हूँ कि जिसने कंप्यूटर साइंस PhD भी करनी है वो केमिस्ट्री पढ़ के काशिफ साहब ये बात कितनी दुरुस्त है कि बोगस दाखिले करके कारकर्दगी टीचर अपनी बताते हैं। मैं इस बात आपका जवाब देता हूँ, आपने उसकी बात की थी प्रैक्टिकल्स की जी और अलमिया, जिसका शायद ना हमारे स्कूलों को इस वक्त पता है और ना महकमे को शायद इसका एहसास है, जो लैब्स अभी तक नहीं बन सकी हैं आज की तारीख तक। 9th के टेक के तमाम डिसिप्लिन के बच्चों का प्रैक्टिकल 9th में अलग होना है मियाँ साहब, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। 10th में प्रैक्टिकल होता है इकट्ठा सारे मजमूनों का, लेकिन जो टेक के 4 प्रोग्राम हैं उनके तमाम स्टूडेंट्स का 9वीं का प्रैक्टिकल अलग होना है, 10वीं का अलग होना है। तो ये एक और बात बता दी आपने। अच्छा तो ये अलमिया नहीं है, कितने महीने गुजर गए, लैब बन नहीं सकी अभी तक और बच्चों के प्रैक्टिकल इम्तिहान और प्रैक्टिकल सर पे आए खड़े हैं। और ये लोग ये तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरा ही हमारे पॉलिसी बनाने वाले मैं कहता हूँ बताया नहीं गया। को लेते ही नहीं। अब इसके बाद अगर टेक का रिजल्ट या दूसरा रिजल्ट बुरा आएगा तो कसूरवार उस्ताद होगा। फिर आप हमसे कहेंगे कि उस्ताद जिम्मेदार नहीं। राणा लियाकत साहब सवाल मेरा इन्होंने जवाब नहीं दिया काशिफ साहब ने कि आपने अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के लिए या गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर दाखिले किए, बोगस दाखिले किए, और ये बात दुरुस्त है कि आप इस तरह करते हैं। सर ये आज से कोई 5-6 साल पीछे चले जाए तो शायद ये हो सकता था, अब नहीं है। अब इसलिए नहीं है कि हमारे पास जो बच्चा दाखिल होने के लिए आता है ना, उसका हम बे फार्म लेते हैं। बे फार्म के बाद उसका जो उसको ID अलाट होता है ना, उसको हम अपना जो सिस्टम है, नहीं ये जो स्कूल प्राइवेट किए गए हैं वज़ीर तालीम ने, इस हवाले से कहा गया है कि इसमें बोगस दाखिले नहीं। मियाँ साहब मैं बताता हूँ, अब जिस तरह काशिफ उन्होंने वज़ीर तालीम ने कहा कि एविडेंस है, मियाँ साहब मैं सबूत है। लाखों के उसने एविडेंस, मियाँ साहब मेरी बात सुने, ऐसे नहीं है मियाँ साहब ऐसे नहीं है। बात ये फिर कैसे है, मैं बताता हूँ कि अब लाहौर जो है, लाहौर की जो एक्चुअल आबादी अपनी जो है ना, जो यहाँ के मकामी आबाद पहले वाले, वो तकरीबन 30 से 40% है, और 60% आबादी जो है ना वो मुख्तलिफ इजला से लोग यहाँ पर आकर सेटल हुए हैं।
और आज भी आपकी आबादी जो है ना 20 से 25% माइग्रेटेड है, जो मुख्तलिफ शहरों से आते हैं रोज़गार की तलाश में, अपने बच्चों को साथ लाते हैं और हमारे पास वो बच्चों को दाखिल करवाते हैं। 2-3 माह पढ़ने के बाद जब उनके पेरेंट्स का कारोबार यहाँ पर नहीं चलता या जॉब उनको नहीं मिलती, वो फिर अगले शहर में माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर 100 बच्चा था मार्च में, तो अप्रैल में वही बच्चा 80 पे आ गया, तो कह दीजिए 20 बच्चे बोगस हैं। भाई हमारे पास तो वो नहीं, बच्चा, वो 20 बच्चों का रिकॉर्ड होगा ना जी बिल्कुल बोगस है, कैसे हैं? बिल्कुल हमारे पास मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, उनका दाखला नंबर, उनके बे फार्म मौजूद है, उनके पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ लें। बात यह है कि जो वालिद मुल्तान से, लोधरा से या सर्दियों में ये जितने आपके पहाड़ी इलाका जाते हैं, जब वहाँ पर सर्दी पड़ती है तो वहाँ से लोग माइग्रेट होकर मैदानी इलाकों की तरफ आ जाते हैं, और वो 5 या 6 राणा साहब फिर दाखिला करते वक्त आप ये भी तो चेक करें ना कि वो कहाँ का रेजिडेंस है, नहीं। कहाँ पे रहता है, कितनी देर रहना ये है, करते ये सारा कुछ तो चेक होना चाहिए ना। चेक करते हैं मियां साहब, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पहाड़ी इलाकों से लोग उठ के मैदानी इलाकों में आ गए हैं तो अब हम उनके बच्चों को दाखिल ना करें जब मौसम बेहतर हुआ है। अच्छा, वैस गुजर साहब ये बताएं, आपकी नहीं बोगस वाली बात के ऊपर मैं उनसे जवाब ले लेता हूं, क्योंकि आपने तो अपने ऊपर बात नहीं आने देनी। इजाफा करना है थोड़ा सा जी। मैं तो आप दूर ना जाए, मैं अपने स्कूल की मिसाल देता हूं आपको। छुट्टियों के बाद स्कूल खुले, बच्चों से रब्ता किया है, बच्चे 3 साल से हमारे पास पढ़ रहे थे, उनमें से 3 बच्चे जो हैं वो उनका कोई किसी रिश्तेदार से रब्ता हुआ, उन्होंने कहा वो तीनों अफगानी थे, वो मुल्क छोड़ के अब जा चुके हैं, अफगानिस्तान चले गए वापस, उन्हें हुकूमत ने जो पॉलिसी। चलो ये तो एक पॉलिसी के तहत 5 बच्चे ऐसे निकले अभी तक, वो कहते हैं जी, कोई कहता है जी मैं अपने गाँव हम शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ खर्चे नहीं पूरे हो रहे, कोई मतलब मेरे पास इस वक्त ये 15 अच्छा लोग गांव से शहर शिफ्ट होते हैं, आप कह रहे हैं कि शहर से गांव शिफ्ट मेरे पास दरखास्तें आई पड़ी हैं सर्टिफिकेट के लिए। मियां साहब आप ऐसी एक बच्चा बनी हुई है इस वक्त, लेके चला गया है, तो वो बोगस कैसे है? रिकॉर्ड क्यों? वैस गुजर साहब इसके ऊपर बताएं कि वाकई बोगस दाखिले होते हैं या फिर ये कोई महज इल्जाम है? नहीं, देखिए राणा साहब ने कहा कि बच्चे छोड़ के चले गए, उनका रिकॉर्ड उनके पास होता है, तो उनका रिकॉर्ड खत्म क्यों नहीं किया जाता? पूरा साल उसका नाम चलता है बच्चे का, क्लास में वो नहीं आ रहा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि बच्चों का पास आउट होने का सिलसिला इसी तरह से जो है जारी रहता है। जब बच्चा छोड़ के चला गया, 1 हफ्ता बच्चा नहीं आया, आप उससे पूछें कि भैया आप क्यों नहीं आ रहे, आपको बता दिया जी हम यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ पे चले गए। आपका बंदा है कि आप उसका रिकॉर्ड जो है ना वो उसको अपडेट करें अपने सारे सिस्टम में कि हमारे पास ये बच्चा जो है वो मौजूद नहीं है, ताकि वो साथ चीज़ें अपडेट होती रहे। हमारे स्कूल वाले करते हैं क्या, वो अपडेट ही नहीं करते। नहीं अवैस भाई, सारी चीज़ें जो है ना वो से ले जाते हैं आगे। 15 दिनों से लगा हुआ हूँ कि जो बच्चे मुसलसल गैर हाजिर हैं उनके वालिदैन को बुलाए, वालिदैन फोन अटेंड करना भी गवारा नहीं करते। नहीं वो कह देते जी बच्चा, एक दफा कह देते हैं जी बच्चा हमने काम पे डाल दिया। मेरे स्कूल में 2 साल पहले 8-10 बच्चे ऐसे थे कि उनके माँ बाप की लड़ाई हुई, ठीक है, बच्चे कभी माँ साथ ले गई, कभी बाप के पास छोड़ के ये चली तो गई। कोई मैं चंद केसेस होंगे ना, मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत सारे अवामल है, और जब ये इकट्ठे होते हैं ना 1-1, 2-2% बन के, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे स्कूलों में वैस गुजर साहब ये बात है कि आप रिकॉर्ड में फिर उसको क्यों नहीं निकालते, डिलीट करते? मैं बता रहा हूँ कि एक पेरेंट जो है वो कह देता है जी कि बच्चे जी नानके गए हुए आ जाएंगे, हम उसको 10 दिन इंतजार कर लेते हैं, 10 दिन के बाद फिर वो पैगाम यही मिलता है कि आ जाएंगे जी मास्टर जी। नहीं इतनी आजादी भी किया, फिर इतनी आजादी भी किया, इतनी आजादी भी नहीं होनी चाहिए राणा साहब। दूसरी बात, गवर्नमेंट ये कहती है कि बच्चे को आपने खारिज नहीं करना, ये भी गवर्नमेंट कहती है जी, ये भी कहती है। ठीक है जी, फिर तो आप ऐसे ही करें। जो बच्चा जाता है उसका रिकॉर्ड पूरा कोशिश करते हैं, एक आए वालिदैन आए कहते हैं हम किराए पे कहीं और शिफ्ट हो गए, हम कहते हैं भाई किरायानामा दें, हमारे पास सबूत रहे कि आपका बच्चा किसी दूसरे स्कूल में दाखिल हो गया। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया काशिफ शहजाद साहब और राणा लियाकत अली साहब। टाइम कम हो चुका है, वैस गुजर साहब बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और हमने बात की। नाज़रीन, बात फिर एट द एंड यही ख़त्म होती है कि वसाइल की कमी तो है, और हम जो है वो मनसूबे शुरू कर देते हैं और उसकी बड़ी उसकी मशहूरी करते हैं, ये शुरू कर दिया, लेकिन जब वो शुरू होता है मनसूबा बगैर किसी स्टेक होल्डर की मशावरत के साथ जब आप शुरू कर देते हैं, जैसे मैट्रिक टेक की अगर बात करें, अभी तक लैब नहीं है, जब लैब नहीं होंगे तो प्रैक्टिकल कहाँ पर होंगे, स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, तो ये एक सवालिया निशान है। और दूसरा ये कि 9वीं क्लास की जमात के रिज़ल्ट के हवाले से भी बात की, तो वो भी यहाँ पर बताया गया कि बेशुमार जो है वो वसाइल की कमी या फिर जो है वो बहुत सारे वामल है, लेकिन बहरहाल इसको बेहतर करने की ज़रूरत है जी, बेहतर किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, वसाइल बेहतर किए जाएँ, स्कूल बेहतर किए जाएँ सरकारी, और फिर जो है वो फिर ये बेहतर हो सकता है। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।